Let's Mike News at 5. नमस्कार। लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष में सच में 5 जेट गिरे थे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये विमान किस देश के गिरे थे। ट्रंप ने ये बात व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के साथ डिनर के दौरान कही। ट्रंप अब तक 24 बार भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने की बात कह चुके हैं। पहली बार ऐसा दावा उन्होंने 10 मई को सोशल मीडिया पर किया था। दरअसल पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने लड़ाई में 5 भारतीय विमान मार गिराए थे। वहीं भारत ने भी कहा था कि पाकिस्तान के कुछ विमान गिराए गए हैं। पाकिस्तान ने अपने किसी भी विमान के नुकसान से इनकार किया, लेकिन हवाई ठिकानों को निशाना बनाने की बात मानी थी। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious would have been going on. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That's going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. ट्रंप के ये दोहराने पर कि उनके हस्तक्षेप से भारत पाकिस्तान सैन्य कार्रवाई समाप्त हुई, इस पर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अमेरिकी नेता के पिछले 70 दिन के दावों पर संसद में स्पष्ट और साफ बयान देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले 24वीं बार उन्हीं 2 संदेशों के साथ ट्रंप मिसाइल दागी गई है। अभी 2 दिन में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने बार गले मिलाया। पहले सितंबर 2019 को हाउडी मोडी हुआ ह्यूस्टन में, बाद में फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप हुआ अहमदाबाद में। बहुत बारी गले लगाए हैं। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप कहलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो खुलासा बार बार राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं कि मेरे वजह से युद्ध रुकवाया गया 2 परमाणु हथियार देशों के बीच में, व्यापार समझौता को लेकर मैंने धमकी दी कि अगर आपको व्यापार समझौता चाहिए तो युद्ध विराम कराइए, और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। और संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होगा। इसको लेकर राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। इस बाबत विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों की अहम बैठक होने वाली है। इसमें सरकार को एकजुट होकर घेरने की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। लेकिन इसके पहले ही उसे बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी के भी मीटिंग में शामिल होने को लेकर नानुकुर से विपक्ष की परेशानी बढ़ी है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए खास रणनीति बनाई जा रही है। इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई।
बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस के साथ ही आर्मी और नेवी चीफ भी मौजूद रहे। संसद सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को माकूल जवाब देने की तैयारियों पर चर्चा हुई। बता दें कि इस बार संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई यानी सोमवार से शुरू हो रहा है। इस मानसून सत्र में सरकार 8 नए विधेयक पेश कर सकती है। इनमें मणिपुर में राष्ट्रपति शासन से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। सरकार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर विचार कर रही है। मणिपुर में 13 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन के लिए सरकार को हर 6 महीने में संसद की मंजूरी लेनी होती है। फिलहाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की समय सीमा 13 अगस्त तक है। ओडिशा के पुरी जिले में बदमाशों ने एक 15 साल की लड़की को आग के हवाले कर दिया। बच्ची को गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर ले जाया गया। महिला और बाल विकास विभाग की प्रभारी उप मुख्यमंत्री प्रवती परिदा ने एक पोस्ट में घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मैं ये खबर सुनकर दुखी और स्तब्ध हूं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि लड़की के इलाज की सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इलाज का सारा खर्च सरकार वहन करेगी। पुलिस प्रशासन को दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बीजेडी नेता इप्सिता साहू ने कहा कि डिप्टी सीएम प्रवती परिदा के विधानसभा क्षेत्र में एक लड़की को दिन दहाड़े 3 लोगों ने जला दिया। सोचिए आज ओडिशा में महिलाओं की क्या स्थिति है। राज्य में महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था बेहद खराब है। हम आज महिला आयोग के दफ्तर के सामने हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया है और अब तक आयोग की चेयरपर्सन की कुर्सी खाली पड़ी है। देखिए, आज भी एक लड़की जो डिप्टी सीएम है प्रभाती परिड़ा, उनके कंस्टिट्यूएंसी में एक जल गई है। दिन दहाड़े उनको 3 लड़के आके वो उसको जला के चली गई। सोचिए आज ओडिशा में कैसा हालत है। कोई पेट्रोल डाल के जल रहा है, किसी को रोड पर जला के चले जाते, किसी को कंडम लेके रेप करते। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लड़कियों के लिए बहुत खराब हो चुके हैं। हम यहाँ पे आज वुमेन कमीशन के सामने स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 1 साल 1 महीने हो गया, अभी तक वुमेन कमिश्नर का पोजीशन खाली पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि जब यहाँ पे वुमेन कमिश्नर थे उनको मेंटली टर्चर करके उनको जोर जबरदस्ती लॉ के अगेंस्ट से कोर्ट की अगेंस्ट है, कोर्ट की वर्डिक्ट की अगेंस्ट में ही ये लोग यहाँ से निकले थे। तो उनका पोजीशन अभी तक क्यों खाली है? लड़की जाए तो कहाँ जाए? सीएम के पास जाता है तो ग्रीवांस लेके वहाँ। मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार इको कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हादसे में पिता और 2 बेटों समेत 6 की मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटी गंभीर हैं। कार सवार दिल्ली से आगरा जा रहे थे। काफी देर तक घायल कार में ही फंसे रहे थे। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने कार को गैस कटर से काटकर सभी को बाहर निकाला। कार सवार लोगों में एक परिवार आगरा जबकि दूसरा मध्य प्रदेश के मुरैना का रहने वाला है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आतुर गांव में एक कार पुल से जा टकराई। हादसे में 4 दोस्त जिंदा जल गए। नेशनल हाईवे 30 पर स्विफ्ट डिजायर कार में 6 युवक सवार थे। इनमें 2 की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि सभी मूरवैंड से कांकेर की तरफ जा रहे थे। आतुर गांव के पास पुल निर्माण के कारण सड़क डाइवर्ट की गई है। तेज रफ्तार के कारण ड्राइवर कार को नियंत्रित नहीं कर सका और पुल की रेलिंग से कार टकरा गई। टक्कर के बाद कार में आग लग गई। युवकों के नशे में होने के बाद भी सामने आई है। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन सिस्टम एक्टिव होने से राजस्थान के 6 जिले जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, सिरोही और जालोर में भारी बारिश हो रही है। अजमेर और टोंक में बाढ़ जैसे हालात हैं। कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, बूंदी, राजसमंद और नागौर के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। अजमेर के दरगाह बाजार इलाके में तेज बारिश से कई लोग बह गए। राजस्थान में मानसून के इस सीजन में अब तक औसत से 109% ज्यादा बरसात हो चुकी है। राजसमंद में बांध टूटने से 3 स्कूली बच्चों सहित 7 लोग पानी के बहाव में फंस गए। जोधपुर के अरना झरना क्षेत्र में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सीकर में 13 साल के बच्चे की डूबने से मौत हुई। राजस्थान में बारिश से हुए हादसों में बीते 4 दिन में 23 लोगों की जान गई है। ईडी ने गूगल और मेटा पर बड़ी कार्रवाई की है। दोनों कंपनियों को नोटिस भेजकर 21 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
ये कार्रवाई ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़ी जांच का हिस्सा बताया जा रहा है। इस मामले में पहले ही कई सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जांच के घेरे में आ चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ईडी का आरोप है कि गूगल और मेटा ने सट्टेबाजी ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने में अहम भूमिका निभाई। इन कंपनियों ने न सिर्फ उन्हें विज्ञापन स्लॉट्स दिए बल्कि उनकी वेबसाइट को प्रमुखता से दिखाया। ऐसा करने से अवैध गतिविधियां तेजी से फैल गईं। ईडी को शक है कि इन ऐप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के जरिए ब्लैक मनी को सफेद किया। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में इंडो रशियन राइफल्स दिसंबर तक AK-203 असॉल्ट राइफल का पूरी तरह स्वदेशी उत्पादन शुरू कर देगी। इस राइफल को भारतीय सेना में शेर के नाम से जाना जाएगा, जो भारत के मेक इन इंडिया अभियान का एक मजबूत प्रतीक बनने जा रहा है। इंडो रशियन राइफल्स के सीईओ मेजर जनरल SK शर्मा ने बताया कि पिछले 1.5 साल में हमने भारतीय सेना को 48,000 AK-203 राइफलें सौंपी हैं। अगले 6 महीने में 70,000 और राइफलें सेना को दी जाएंगी। इसके बाद हमारा लक्ष्य उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर हर साल 1.5 लाख राइफल करना है, ताकि 2030 तक भारतीय सेना को 6 लाख राइफलें उपलब्ध कराई जा सकें। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है IRRPL का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, उसके अंतर्गत मुझे 6,01,427 राइफलें 10 साल में बनानी है। पहले 70,000 राइफलों में हम TOT को एब्जॉर्ब करेंगे, जो कि रशिया से आएगी, 100% TOT टू इंडिया। एंड उसके अगले 8 साल हम हर साल 70,000 राइफलें बनाकर भारतीय सेना को देंगे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्लान था। आज की स्थिति ये है, हमारा स्टेटस ये है कि हमने 100% TOT या टेक्नोलॉजी रशिया से ऑब्टेन कर लिया है। हमारे पास है TOT। इस राइफल के अंदर 160 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल लगते हैं। उन सारे मटेरियल्स के रशियन स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है, गोस्ट स्पेसिफिकेशन, उसको अब इंडियन बना दिया गया है। इस राइफल में 45 प्रोसेसेस होते हैं, चेक्स होते हैं, जो कि मेरी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करती है। पहले ये रशिया में होती थी, अब ये इंडिया में होने लग गई हैं। इसके अलावा आज हम 50% इंडिजनाइज हो चुके हैं। अक्टूबर तक हमारा प्लान 70% इंडिजनाइज होने का है और दिसंबर के अंत तक, दिसंबर 2025 में हमारा प्लान 100% इस राइफल को इंडिजनाइज कर देने का है। उस हिसाब से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह राइफल, जिसका नाम हमने बहुत प्यार से और इज्जत से शेर रखा है, ये शेर शायद 31 दिसंबर 2025 में आपके साथ होगा। 100% मेड इन इंडिया AK-203 शेर राइफल। देश में नाम मात्र के वोट पाने वाली पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की आय में 2022-23 में 223% की बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की नई रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऐसी 2,764 पार्टियां हैं। इनमें से 73% से अधिक ने तो अपना वित्तीय रिकॉर्ड तक सार्वजनिक नहीं किया है। वहीं 739 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों का विश्लेषण किया गया है। गुजरात में 5 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों ने बीते 5 साल में 3 चुनाव में केवल 22,000 वोट हासिल किए, फिर भी उनकी कुल आय 2,316 करोड़ रुपए रही। इनमें से एक साल की आमदनी 1,158 करोड़ रुपए रही है। बता दें, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक गैर सरकारी संगठन है जो भारत में चुनावी और राजनीतिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के कुछ प्रोफेसरों और पूर्व छात्रों द्वारा की गई थी। ADR का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जिम्मेदार बनाना है।
ये खास तौर पर राजनीतिक दलों और नेताओं की पृष्ठभूमि, आय व्यय और आपराधिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक करने का काम करता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।